In India, I think there are more than 130 solar module manufacturers. क्या आपको लगता है कोई भी जो इंटर करेगा वो यहाँ पे सर्वाइव करेगा, प्रॉफिट बनाएगा? How is the market? इसमें मशरूम ग्रोथ हो रही है, बट एट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आप देखेंगे इसमें सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 लोग रह जाएंगे प्रोमिनेंट प्लेयर्स। हमारी भी चाइनीज़ लोगों से बहुत इंटरेक्शन होती है। वो कहते हैं हम एक टेक्नोलॉजी को बहुत लंबा नहीं चला सकते क्योंकि हमारी सर्वाइवल ही न्यू टेक्नोलॉजी होती है जो आज लेके आते हैं हम, उसके बेसिस पे हमें न्यू फ्यूचर ऑर्डर्स मिलते हैं। सो कंसोलिडेशन इज पार्ट ऑफ द गेम। तो एक एक्सपर्ट बता रहे थे कि when they visit a factory, they saw that some person, the solar vendor or the maintenance people were using Harpic to clean the solar panel for extra shine. नहीं, usually it is avoided so that there is minimum damage to the solar glass. रिक्वायरमेंट ये है सोलर ग्लास जितना स्मूथ रहेगा, जितना ट्रांसपेरेंट रहेगा, उतनी आपकी जनरेशन ज़्यादा रहेगी। और क्या एक कंज्यूमर चेक कर सकता है उसको देख के क्या मेरे में सही पार्ट्स लगाए गए हैं, क्या ये सही सोलर पैनल है, कोई डिफेक्ट नहीं है, क्या चेक किया जा सकता है? अगर आप एक शहरी इलाके में रहते हैं और सोलर के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो सबसे कॉमन एक आसान तरीका है, आप आसपास में रूफटॉप सोलर को देख सकते हैं। तो रूफटॉप सोलर से जुड़ी मेन बेनिफिट्स क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, इस चीज़ को लेके हमने आज स्पेशल पॉडकास्ट किया है। और आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ एक नहीं दो मेहमान हैं। एक है हमारे अभिनव महाजन जी जो एक सोलर पैनल निर्माता हैं, और दूसरे हमारे साथ हैं वसुधा फाउंडेशन से जयदीप जी। Jaideep and Abhinav, welcome to this podcast. फर्स्ट क्वेश्चन, पहले हमने देखा कि भारत में रूफटॉप सोलर की जो रफ्तार थी कुछ धीमी थी, बहुत ज़्यादा स्पीड अप नहीं हो पा रहा था। पिछले साल हमने देखा पीएम सूर्य घर करके एक योजना आई जिसमें सब्सिडीज़ बढ़ा दिए गए और कुछ बहुत सारे रिफॉर्म्स किए गए बहुत सारी नीतियों को लेके। तो क्या एग्जैक्टली बदला है जब भारत में पीएम सूर्य घर लॉन्च हुआ है? थैंक यू मनीष फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एक सही टाइम पे सही पॉइंट रेस किया आपने। पीएम सूर्य घर योजना जो स्कीम है वो एक रेवोल्यूशन बन के आई है फॉर सोलर इंडस्ट्री। इसमें अभी तक क्या होता था कि बड़े बड़े डेवलपर्स आते थे, वो अपने बड़े सिस्टम लगाते थे, बाहर से फंडिंग आती थी, बाहर के कंपोनेंट यूज़ होते थे और बाहर ही पैसा चले जाता था। हमारे लोकल इकोसिस्टम का विकास नहीं होता था जी। पीएम सूर्य घर योजना जो एक छोटे इकोसिस्टम में छोटे बिजनेसमैन के लिए, जो हमारे मिडिल क्लास इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन बन के आई है। आज हम देखेंगे, अगर अपनी आसपास की स्टेट्स देखें, यूपी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, इसमें पीएम सूर्य घर योजना ने सोलर की एक क्रांति ला दी है। हम कितने ही बिजनेसमैन देख रहे हैं जिनका बैकग्राउंड आज से कुछ साल पहले वो सोलर के बारे में जानते नहीं थे, आज वो सोलर का इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं। इस स्कीम के आने के बाद व्हाट एग्जैक्टली चेंज फॉर द सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स लाइक पीपल लाइक यू, योर कंपनी, हाउ योर फेट चेंज आफ्टर द स्कीम? डिमांड बढ़ी है। आज अगर हम सिस्टम इंटीग्रेटर्स, आज मैं कहता हूँ इनकी क्वांटिटी कम होती है। एक सिस्टम इंटीग्रेटर नॉर्मली जो पीएम सूर्य घर योजना में कर रहा है उसकी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम डिमांड शायद 50 से 100 किलोवाट की हो जी। बट अगर यही आपके लोग इतने बढ़ गए हैं, आज 900 सिस्टम इंटीग्रेटर 50 से 100 किलोवाट की रिक्वायरमेंट अगर देंगे तो वो हमारे लिए मैन्युफैक्चरर्स के लिए कितनी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बन के आई है। काफ़ी अच्छी बात आपने कही कि कहीं ना कहीं न्यू जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं और साथ ही साथ एक डिमांड बढ़ रहा है जिससे मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स की कहीं ना कहीं एक सस्टेन डिमांड मिल रहा है। तो चलिए जयदीप जी की तरफ चलते हैं। तो जयदीप, यू हैव वर्क विद वेरी स्टेट्स, अ लॉट ऑफ स्टेट्स ऑन पॉलिसी फ्रेमिंग। सो हाउ यू थिंक आफ्टर द इनकमिंग ऑफ दिस स्कीम, हाउ द होल गेम इन इंडिया changed, especially for the states? What exactly happened? How you see this? I think for me, there are three things that changed. The first one was that there was always major focus on rooftop solar in the past 1 decade. We had rooftop solar phase 1 program, phase 2 program, and then PM Surya Ghar Yojana came. So the scheme already existed. Focus was always there. Okay. What was required was three major aspects that got addressed. First, setting up a very ambitious target. We are targeting 1 crore households deploying solar rooftop solutions by financial year 26-27. That gives a direction to the entire ecosystem. And once a target is set by the government, the entire ecosystem rallies behind it. That is what happened. The second part, which is extremely important, that there was multiple processes, SOPs followed across states. There is now one single portal providing that support of related to subsidy disbursement application. All of these things are taken care of by a single portal, which is PM Surya Ghar portal. So that is extremely one unified portal doing the entire
application process, registering, subsidy disbursement, etc. The third aspect is focus on awareness. I think it is extremely important to understand कि कभी भी अगर किसी कंज्यूमर को एक सोलर रूफटॉप सिस्टम लगाना है, उसका डिसीजन लेना है, वो एक न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, एक रेडियो के ऐड से नहीं हो पाएगा. फॉर दैट यू रिक्वायर दैट पर्सनल कम्युनिकेशन. उनके फियर्स और एप्रीहेंशंस को एड्रेस करना पड़ेगा. Once we are able to do that, then we'll be able to provide them that confidence कि go ahead and deploy solar rooftop solution. This scheme has a dedicated component on solar rooftop awareness, and that is definitely becoming a game changer. हमने पंचायत जैसी सीरीज़ देखी है जहां अगर कोई गवर्नमेंट योजना आती है तो लोग दीवार पे एक पोस्टर बना के पेंटिंग करके लिख देते हैं. कई बड़े बिलबोर्ड्स होते हैं जहां पे योजना के बारे में लिखे रहती है बट अधिक जानकारी नहीं मिलती है. सो अ लॉट ऑफ पीपल आर यूजिंग डिफरेंट मीडियम्स. कोई न्यूज़पेपर में ऐड देता है, कोई रेडियो में जिंगल्स चलाता है. तो व्हाट कुड बी द बेस्ट पॉसिबल वे कि अवेयरनेस क्रिएट किए जाए? तो व्हाट विल बी योर सजेशन, क्या किया जा सकता है अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए? इनोवेटिव वेज व्हाट वी कैन डू दैट? आई थिंक देयर आर टू मेजर थिंग्स दैट नीड टू बी डन. पहला, एक इन पर्सन बूथ कैंप क्रिएट करना, और वो बूथ कैंप को आइडेंटिफाई करना राइट लोकेशंस पे कहाँ पे लगाया जाए सो दैट मैक्सिमम फुटफॉल आए. एंड उन बूथ कैंप्स पे डेडिकेटेड पर्सनल को रखना जो कि फुली अवेयर हैं अबाउट द स्कीम, अबाउट द कंपोनेंट्स इन द स्कीम एट्सेट्रा, और वो कंज्यूमर्स के क्वेश्चंस को एड्रेस कर सकते हैं. और हमने एज वसुधा फाउंडेशन वी हैव डन मोर देन 1500+ बूथ कैंप्स इन उत्तर प्रदेश इटसेल्फ. तो एक चीज़ जो सबसे बूथ कैंप्स मींस आप कहीं गांव में जाके बूथ लगाएंगे, किस तरह के बूथ कैंप? बूथ कैंप्स इज यूजुअली अ कैनोपी जहाँ पर डेडिकेटेड पर्सनल डिप्लॉय होते हैं, और वो यूजुअली आपके रेसिडेंशियल कॉलोनीज, मार्केट प्लेसेस पे लगते हैं जहाँ से लोगों को लगता है कि ये बहुत एक्सेसिबल है. वी कैन गो हेड, रीच आउट टू देम, उनसे बात कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज को एड्रेस कर सकते हैं एट्सेट्रा. तो उनको वो फेमिलियरिटी रखती है. एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना आप लोकलाइज में जाके एक्सपोजर देंगे उस एग्जैक्टली के बारे में. और ऐसा नहीं कि एक दिन आपने उस जगह पे बूथ कैंप लगाया आप अब चले जाएं. आप उसी दिन 2 बार मतलब 2 दिन लगाएं उस जगह पे बूथ कैंप. रीज़न क्या है कि पहले दिन आदमी आता है, समझता है, घर पे जाके डिस्कस करता है, फिर उसके कोई क्वेश्चंस और क्वेरीज होते हैं तो वो अगले दिन उसको फिर वो क्वेश्चंस और क्वेरीज को एड्रेस करने का मौका मिलता है. तो जब ये प्रोसेस इम्बाइब कर लेते हैं नोडल एजेंसीज और स्टेट गवर्नमेंट्स एज वेल, तो वो एक कॉन्फिडेंस इन्फ्यूज़ करते रहते हैं कंज्यूमर्स में, ताकि आप जाइए, बात करिए अपने कंज्यूमर्स से सो दैट सोलर रूफटॉप लग सके. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. दूसरा, आपके पास एक वन स्टॉप पोर्टल होना बहुत ज़रूरी है. एक वन स्टॉप बिसाइड्स पीएम सूर्यघर. पीएम सूर्यघर आप वहाँ पर जब कॉन्फिडेंट हैं कि अब मुझे सोलर रूफटॉप लगाना है, तब आप रजिस्टर करिए, आप आगे बढ़िए प्रोसेस में. लेकिन आप जब तक कॉन्फिडेंट नहीं है तब तक क्या, तब तक के लिए एक वन स्टॉप पोर्टल होना चाहिए. जैसे यूपी में है यूपी सोलर सिटीज़. जितने आपके कंसर्न्स हैं, क्वेश्चन है, उसको एड्रेस करने के लिए आपके घर पे कितना पोटेंशियल है सोलर रूफटॉप का, वो तक आपको पता चलना चाहिए. आपको पता चलना चाहिए कि टोटल फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस क्या रहेंगी जब मैं सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की इंक्लूड कर लूँगा. मेरा 25 साल जनरेशन कैसा रहेगा. इफ़ ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर प्रोवाइडेड टू द कंज्यूमर्स अपफ्रंट, उनके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है. एंड आई हैव सीन दोज बूथ कैंप्स जहाँ पर व्हेन आई शोड देम यूपी सोलर सिटीज़ पोर्टल, व्हेन आई शोड देम देयर इंडिविजुअल हाउस, उन्होंने बोला आप मुझे अभी रजिस्टर करिए पीएम सूर्य. दैट काइंड ऑफ चेंज वी आर एबल टू सी. तो अभी ना जब अवेयरनेस की बात आती है कि बेसिक क्वेश्चन जो कंज्यूमर्स के पास आते हैं कि मुझे सोलर पैनल लगाना है, सो कहीं थोड़ा गूगल में सर्च करेंगे, उन्हें मिलेगा डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़. कहीं पॉलीक्रिस्टलिन है, कहीं मोनोपर्क है, कहीं टॉपकॉन है. तो ये तीनों टेक्नोलॉजी क्या है, और लेटेस्ट अभी अगर रूफटॉप में बात करें सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी, सबसे इफिशिएंट टेक्नोलॉजी कौन सी चल रही है? बहुत सही क्वेश्चन पूछा आपने. ये एक आम कस्टमर के डिमांड में, आम कंज्यूमर के डिमांड में ये क्वेश्चन हमेशा रहता है. और कंज्यूमर कहता है कि मुझे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का पैनल लगाया जाए या कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर. ऑब्वियसली हर कोई कहेगा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, बट हमें समझना चाहिए सोलर सिस्टम एक रेट्रोफिट प्रोडक्ट नहीं है. ये कस्टमाइज प्रोडक्ट है. आपकी छत की रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी शैडो एनालिसिस क्या है, वो कस्टमर टू कस्टमर वेरी करता है. अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में तो एन टाइप चल रहा है आजकल, जिसमें हाईएस्ट वोल्टेज ऑफ पैनल्स चल रहे हैं, बट वो रूफटॉप के लिए रिकमेंडेड नहीं है. रूफटॉप के लिए उसमें बहुत चैलेंजेस हैं. बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए, वो ग्राउंड माउंटेड प्रोजेक्ट्स के लिए हैं. अब कस्टमर गूगल देख के आता है,
या वो नेट पे सर्वे करके आता है तो कहता है जी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी तो एन टाइप चल रही है, इसमें 650-700 वॉट का पैनल है। कस्टमर की रिक्वायरमेंट 3 किलोवाट की होती है, 2 किलोवाट की होती है, पर वो क्या ग्लास टू ग्लास जो लेटेस्ट पैनल चल रहे हैं जो भी, वो क्या रूफटॉप में ले जाने लायक हैं? उनकी ट्रांसपोर्टेशन, उनकी हैंडलिंग, उनको रूफटॉप तक लेके जाना, उनको इतने चैलेंजेस हैं कि कहीं ना वो बहुत बड़े प्रोडक्ट बड़े पैनल्स, वेट बड़ा होता है उनका। ये पैनल का वेट बड़ा होता है, साइज बड़ा होता है, एंड दीज पैनल्स आर मेंट फॉर ओनली एंड ओनली ग्राउंड माउंटेड एप्लीकेशंस। कि आपने इनको पैलेट से ट्रांसपोर्टेशन होके आए, ये पैनल पैलेट्स में होते हैं पैक्ड, आपने उनको पैलेट्स को तोड़ा और ग्राउंड में लगा दिया, स्ट्रक्चर्स के ऊपर माउंट कर दिया, एज सिंपल एज। तो रूफटॉप के लिए क्या बेस्ट है? रूफटॉप के लिए अभी भी मोनोक्रिस्टलाइन बेस्ट है। So you talked about generation. So I want to understand if any person is going to install a monoperk based solar panel. So what is the minimum on average generation per day he can expect from these panels? If for example any person who is setting up a 3 kilowatt panel. So on an average we get around 4 to 4.5 units on an average side. In some days we get very high generation also, but we 4 to 4.5 units per kilowatt is the optimum generation we get all throughout the year. यानी कि अगर 3 किलोवाट लगाते हैं तो कहीं ना कहीं 12 से 15 यूनिट पर डे वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम। 12 से 15 यूनिट्स हमारे पर डे जनरेट होते हैं, वो 30 डेज को मल्टीप्लाई करें तो फिर वो इंटू 350 डेज अ ईयर, 350 डेज की हम कैलकुलेशन लेके चलते हैं, तो उसमें हमारे इतने यूनिट्स हमारे जनरेट हो जाते हैं और वही कस्टमर की सेविंग होती है। So Jadip, suppose a person has already installed a rooftop solar system. So next comes the maintenance part. What a consumer can do to ensure their solar system generates optimally. What they can do? I think there are multiple things that they can do. And I think the first thing that they should focus on is monitoring what is being generated. Okay. So if you look at the technical specifications released by MNRE under PM Surya Ghar, there is, for every inverter, there is a mandatory requirement. There has to be a GPRS GSM module associated with them, or a Wi-Fi dongle can also be integrated. So that somewhere they need to connect their inverters with the internet, so either that with a the SIM card or a Wi-Fi. Okay. data generated should be there on their mobile phones, on the applications that the inverter manufacturer provides, so that they can track on every day what is being generated. Okay. In solar rooftop system, this is the mantra: what is being monitored is being maintained. Okay. So if you are not able to understand कि एक दिन में मेरा 4 से 5 यूनिट, जैसे अभिनव ने बोला, जनरेट होना चाहिए, इफ़ इट इज़ जनरेटिंग ओनली 2 यूनिट्स, आई शुड बी कंसर्न, मुझे वो चीज़ें एड्रेस करनी चाहिए। तो अगर अंडर परफॉर्म कर रहा है तो क्या रीज़न है, दे नीड टू फाइंड आउट। करेक्ट। Then the second part is while you are cleaning the solar panels, because अगर अपन soiling ensure करेंगे कि gets addressed, तो आपकी जनरेशन अच्छी रहेगी, which is close to the optimum. लेकिन हर रोज़ पैनल के ऊपर थोड़ी सी डस्ट एक्यूमुलेट होने लग जाती है। एज अ रिजल्ट थंब रूल इज़ कि आप 7 डेज़ या 15 डेज़ के अंदर अपने पैनल्स को प्रॉपरली क्लीन करिए, लेकिन द वे यू आर क्लीनिंग इट हैज़ टू बी प्रॉपर। फर्स्ट थिंग, नेवर एवर यूज़ एनी अब्रेसिव मटीरियल टू क्लीन इट. That is very important. Otherwise, what will happen? The glass that is there on कहीं top. कोई शार्प ऑब्जेक्ट अगर आपके जिस चीज़ से साफ कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं कोई शार्प ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, मतलब स्मूथ होना चाहिए. Correct. Otherwise, what will happen? वो The क्या glass. चीज़ें हो सकती है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो सॉफ्ट होंगी, कैसे पानी से क्लीन करें, कितना प्रेशर होना चाहिए, क्या हाई प्रेशर वाले मशीन्स यूज़ कर सकते हैं, कैसे क्लीन कर सकते हैं? The maximum pressure that can be utilized is 35 bar. Pressure adjustable hose pipes are available, but 35 bar is the maximum pressure that should be available. The other aspect is that soak it with water and then use a microfiber cloth to clean the panel. And usually there are some dirt particles that get stuck to the module. उस केस में आप उसको soak करिए and allow it to be wet for quite some time. Okay. And then after that, if you clean it with a microfiber cloth, then it will be removed. Okay. Usually don't use abrasive materials like detergents, otherwise they will degrade the solar glass. And idea is that maximum light that is falling on the module gets passed on to the solar cell, but if the solar glass gets damaged, that is not what is happening. So you want to you want to avoid that ultimately. The other aspect is that when you are cleaning it, never walk on it. And I have seen that multiple times. People don't understand that solar modules के अंदर जो cells use होते हैं वो बहुत delicate होते हैं, वो that is a very big problem. Micrometers thick होते हैं. So if you walk on that solar panel,
इफ़ यू लुक एट द इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस इमेज ऑफ दैट मॉड्यूल, आपको वहाँ पर ब्लैक स्पॉट्स दिख जाएंगे जहाँ पर कोई बंदा चला होगा. दैट मीन्स दो सेल्स हैव बीन डैमेज्ड. तो पॉइंट इज, जब भी आप सोलर इंस्टॉलेशन भी हो रही है तब इंश्योर करिए देर इज़ प्रॉपर स्पेसिंग बिटवीन दी मॉड्यूल सो दैट यू कैन ईजिली क्लीन इट. एंड यहाँ पर वो वाली बात आती है कि आपके पास एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, विच वेंडर्स नीड टू टेक केयर ऑफ. लेकिन तो जयदीप, सबसे वर्स्ट ONM केस आपने क्या देखा? बिकॉज एक सेमिनार में हम गए थे तो एक एक्सपर्ट बता रहे थे कि व्हेन दे विजिट अ फैक्ट्री दे सॉ दैट सम पर्सन, द सोलर वेंडर और द मेंटेनेंस पीपल वर यूजिंग हार्पिक टू क्लीन द सोलर पैनल फॉर एक्स्ट्रा शाइन. सो क्या हार्श केमिकल, सोप, इस तरह का कोई भी चीज़ इस्तेमाल किया जा सकता है? नहीं, यूजुअली इट इज़ अवॉइडेड सो दैट देर इज़ मिनिमम डैमेज टू दी सोलर ग्लास. रिक्वायरमेंट ये है, सोलर ग्लास जितना स्मूथ रहेगा, जितना ट्रांसपेरेंट रहेगा, उतनी आपकी जनरेशन ज़्यादा रहेगी. अवॉइड यूजिंग ऑल दी अब्रेसिव मटीरियल्स. आपका वाटर जो है, वाटर में जो हार्डनेस है दैट शुड ऑल्सो बी वेरी मिनिमल. यूजुअली बॉल पार्क फिगर रहती है कि 120 माइक्रोग्राम पर लीटर से कम आपकी हार्डनेस रहनी चाहिए, विच इज़ measured through a TDS meter, total dissolved solid meter. तो अगर आपकी वाटर की हार्डनेस उससे ज़्यादा है तो आप इंश्योर करिए कि आप ऐसी जगह से पानी सोर्स कर रहे हैं जिसकी हार्डनेस कम हो. और हार्डनेस अगर कम नहीं होगी तो क्या होगा, वो मिनरल डिपॉजिट हो जाएंगे ग्लास के ऊपर. अगेन आपकी सोलर जनरेशन कम हो जाएगी. अच्छा अभिनव, अगर हम सोलर बिजनेस की बात करें, आप एक सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर है. इन इंडिया आई थिंक देयर आर मोर देन 130 सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स और वो संख्या कहीं ना कहीं धीरे धीरे बढ़ती जा रही है. क्या आपको लगता है कि डिमांड इतनी ज़्यादा है और सप्लाई कम है कि कोई भी आज एक नया सोलर पैनल कंपनी, सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग सेटअप कर सकता है, वो सर्वाइव कर सकता है, थ्राइव कर सकता है? मेजर चैलेंजेस क्या है आपको लगता है? कोई भी जो इंटर करेगा वो यहाँ पे सर्वाइव करेगा, प्रॉफिट बनाएगा? हाउ इज़ द मार्केट? That is very, very interesting question. You have asked this question at the right time, at the right period. I think whenever there is industry growth, the mushroom growth automatically happens. सबको लगता है कि सोलर इंडस्ट्री के अंदर बहुत काम है, बट अगर हम प्रैक्टिकल लेवल पे देखें, हमारा साल का लगता है, अगर हम एम्बिशियस साइड कोई भी गवर्नमेंट डेटा उठाएं, कोई भी रिसर्च फाउंडेशन का डेटा उठाएं, तो हमारा ऑन ए वेरी एम्बिशियस साइड हम 25 to 30 गीगावाट हम लगा पाते हैं. लास्ट ईयर की फिगर कोई 24 गीगावाट 23-24 गीगावाट के अराउंड थी. हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अभी एज पर लेटेस्ट LMM लिस्ट वो 95 गीगावाट तक पहुंच चुका है. करेक्ट. और इसको हमारा जो कहा जा रहा है, जिस तरह से नई लाइन्स आ रही हैं, 150 गीगावाट तक हम ग्रेजुअली पहुंचने वाले हैं. अब कहाँ 150 गीगावाट की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, चलिए आप इसमें ऑपरेशनल एफिशिएंसी रिड्यूस करते हैं. एट एनी प्लांट टू रन प्रॉपरली दे विल रन एट ए वेरी वेरी, अगर ऑप्टिमम लेवल की बात करते हैं, दे विल रन एट 70 to 75% ऑफ एफिशिएंसी लेवल. तो 150 गीगावाट में से आपने 75% निकाला तो वी रीच अराउंड 120 गीगावाट, राइट. तो अब 120 कहाँ 120 गीगावाट और कहाँ आपका 25 गीगावाट की हम एलोकेशन की बात करें, तो देयर इज़ अ ह्यूज गैप. एक्चुअली व्हाट हैपन्स इज कि सोलर इंडस्ट्री में कई लोग सोचते हैं कि बहुत काम है तो वो लोग कूद जाते हैं, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड डायनामिक्स ऑफ द इंडस्ट्री. इसमें मशरूम ग्रोथ हो रही है, बट एट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आप देखेंगे इसमें सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 लोग रह जाएंगे प्रोमिनेंट प्लेयर्स. दे विल ओनली सर्वाइव जिनका पास पूरे इकोसिस्टम का कंट्रोल रहेगा, जिनके पास अपवर्ड इंटीग्रेशन रहेगा. जो मॉड्यूल बना रहा है, अब DCR सेल्स मैंडेटरी कर देंगे नेक्स्ट ईयर से. ALMM का जो मॉडल 1 जो ALCM आएगा 2026 से, तो जो जितना ज़्यादा बैकवर्ड इंटीग्रेटेड रहेगा, जो वेफर, सेल्स, मॉड्यूल सारी चीज़ बना रहा है, वो ज़्यादा सस्टेनेबल रहेगा, ज़्यादा मार्केट में रहने के काबिल रहेगा. वही होगा, अल्टीमेटली यही होगा. वही आपको देखेंगे, मैक्सिमम 10 से 15, मैक्सिमम 20 ब्रांड्स आपको देखेंगे इंडस्ट्री में जो सर्वाइव कर पाएंगे ऑन ए वेरी लॉन्ग रन. So Abhinav, you said that in the coming days we can see a lot of companies will either shut down or will combine with other companies. This is the trend you see in the coming days? See, at present this is the rule of the game. आप चाइना में भी देखिए, चाइना में ओवर कैपेसिटी हो चुकी थी. जहाँ डिमांड थोड़ी ऊपर नीचे हुई, वर्ल्ड USA ने, यूरोप ने सैंक्शंस लगाए चाइनीज़ कंपनीज के ऊपर. मैसिव कंसोलिडेशन हुई है. नाउ यू सी देयर आर ओनली कपल ऑफ ब्रांड्स, बिग ब्रांड्स हु आर सर्वाइविंग, एंड दे आर ऑल्सो सर्वाइविंग एट अ very thin line. They also have to come up with something new every year so that they are able to survive on that
न्यू टेक्नोलॉजी दे हैव डेवलप्ड. हमारे भी चाइनीज़ लोगों से बहुत इंटरेक्शन होती है. वो कहते हैं हम एक टेक्नोलॉजी को बहुत लंबा नहीं चला सकते क्योंकि हमारी सर्वाइवल ही न्यू टेक्नोलॉजी होती है जो लेके आते हैं हम, उसके बेसिस से हमें न्यू फ्यूचर ऑर्डर्स मिलते हैं. सो कंसोलिडेशन इज पार्ट ऑफ द गेम. We cannot expect in any industry to have so many manufacturers over capacity of the manufacturers and they are all getting the equal share of the business. No. Correct. The consolidation has to happen, and as I rightly mentioned, only those companies will survive जिन्होंने अपना brand क्वालिटी इस्टेब्लिश किया है. तो जयदीप, वसुधा फाउंडेशन ने अलग से एक स्टडी की थी आई थिंक सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट समझने के लिए रूफटॉप कंज्यूमर्स के वाराणसी में, कि रूफटॉप सोलर के अडॉप्शन में के बाद क्या क्या चेंजेस उनके लाइफ में आया है. तो क्या क्या मेजर फाइंडिंग्स क्या थी आपकी कि बियॉन्ड सेविंग जो हो रही है कंज्यूमर के, उसके अलावा और क्या क्या बदला है उनकी ज़िंदगी में? सो इस सर्वे के बारे में मैं बता दूं, हमने वाराणसी में सर्वे किया था क्लोज टू 1000 प्लस बेनिफिशरीज ऑफ पीएम सूर्य घर योजना, और जो फाइंडिंग्स आई वर एक्चुअली वे बियॉन्ड व्हाट वाज एक्सपेक्टेड, वे बियॉन्ड द इकोनॉमिक बेनिफिट्स दैट द कंज्यूमर्स आर गेटिंग, राइट. I think the first thing that was extremely important that there is a myth that is pervasive in the ecosystem कि अगर किसी ने solar rooftop system लगाया तो basically they don't care about electricity usage, वो और ज़्यादा electricity use करने लगते हैं. But our survey says that 60% of people are now more energy conscious. They are saying that if I am getting this much of bill, if I reduce my electricity consumption, I'll reduce the electricity bill even further. So they are more interested in doing it. That's a behavioral shift that has come with PM Surya Ghar Yojana. The other aspect that, as I said, the neighbors are also super interested now. 75% of the respondents said that their neighbors are super interested in solar rooftop system once they deployed it, and they are also thinking of deploying. तो कहीं ना कहीं एक लगाता है तो दूसरा प्रोत्साहित बिल्कुल, that ripple effect definitely comes into picture. Third aspect is children. So if a household is deploying solar rooftop solution, the interest in children towards renewable energy as well as environmental issues is also rising. So what we are creating is the future climate champions. This is extremely important. अभिनव, अगर हम रूफटॉप सोलर की बात करें तो दो तरह के रूफटॉप सोलर कनेक्शन है. एक है जो रेजिडेंशियल में जाता है, एक है CNI कंज्यूमर्स यानी इंडस्ट्रीज़ के लिए. तो क्या डिमांड कुछ अलग होती है रेजिडेंशियल रूफटॉप कंज्यूमर्स की और अगर CNI कंज्यूमर्स की, कुछ डिफरेंस देखते हैं? देखिए, कस्टमर्स मोस्टली वही होते हैं. एक रेजिडेंशियल कस्टमर वाला अपना इंडस्ट्री भी चलाते हैं. मैं कई कस्टमर्स को जानता हूँ जिन्होंने पहले अपने घर पे लगाया, वंस दे गॉट सेटिस्फाइड, फिर उन्होंने अपनी इंडस्ट्री में भी लगाया. घर पे 5 किलोवाट लगाया और इंडस्ट्री में जाके 500 किलोवाट भी लगाया, 1 मेगावाट तक लेके गए. तो घर में लगाना बिकम्स अ टेस्टिंग ग्राउंड फॉर देयर कॉन्फिडेंस बढ़ाने की, टू गेन कॉन्फिडेंस ऑन सोलर. ये फर्स्ट एक्सपोजर जो होता है कि लर्निंग जो होती है कि मेजर लर्निंग्स. कंज्यूमर ही होता है, चाहे वो घर का हो चाहे फैक्ट्री का हो, आपको एफर्ट्स उतने ही करने पड़ते हैं क्योंकि कस्टमर क्वेश्चंस आर ऑलवेज कॉमन. आप घर पे जाएंगे तो उसका माइंडसेट वही है जो उसका इंडस्ट्री वाले का होता है. कई बार इंडस्ट्री वाले ज़्यादा अवेयर होते हैं बिकॉज टेक्नोलॉजी को लेकर बिकॉज अभी जैसे हमारा इंटरेक्शन एक टिम्बर एसोसिएशन से हुआ. सोनीपत के से थोड़ी आगे जाके एक बेल्ट पड़ती है जहाँ पे पानीपत से आगे जाके जहाँ पे टिम्बर की बहुत बड़ी बेल्ट है जहाँ पे सनमाइका और ये लैमिनेट्स बनते हैं. तो वहाँ पे एसोसिएशन में कम से कम 50 to 60 फैक्ट्रीज़ हैं जिनका लोड मोर देन 5 मेगावाट से पर फैक्ट्री मोर देन 5 मेगावाट भी है. तो वहाँ पे एक फैक्ट्री ओनर ने लगाया, उसको रेप्लिका सब एसोसिएशन मेंबर्स ने कर लिया और वही लोगों ने फिर बाद में अपने घरों में भी इंडिपेंडेंटली लगाया. यानी वर्ड ऑफ माउथ से बहुत ज़्यादा सी इट्स अबाउट गेनिंग कॉन्फिडेंस इन टेक्नोलॉजी. अब यहीं पे मैटर करता है कि आप फर्स्ट फेज में ही अगर फेल हो जाओ, सिस्टम इंटीग्रेटर को ऐसा मिल जाए जहाँ पे वो कॉन्फिडेंस नहीं जनरेट कर पाया, जहाँ उसने गलत टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट लगा दी या उसने इंस्टॉलेशन ठीक से नहीं करी या मेंटेनेंस ठीक से नहीं कर पाया, वहाँ कस्टमर का कॉन्फिडेंस टूट गया और वहाँ पूरी चेन ब्रेक हो जाती है. तो आपने बहुत अच्छी आपने बात की कि गलत कनेक्शन अगर कोई लगा देता है, इमैच्योर काम करता है, एक बैड प्रैक्टिस अगर वो छोड़ के जाता है. तो जयदीप, हमने देखा है रिसेंटली जब मानसून या मानसून के पहले के समय में हमने देखा कई सिटीज़ में सोलर रूफटॉप उड़ गए. दे वर ब्लोन अवे ड्यू टू हाई विंड्स और कहीं ना कहीं साइक्लोन आ जाता है या बहुत सारे कोस्टल स्टेट्स होते हैं जहाँ कहीं ना कहीं वो वल्नरेबल होता है डिवास्टेशन के, मतलब डिस्ट्रक्शन के स्ट्रॉन्ग विंड से.
तो क्या क्या आपको लगता है किया जा सकता है अगर एक कंज्यूमर लगाने जा रहा है सोलर, तो वो अपने वेंडर से क्या क्या डिमांड कर सकता है कि उनका सिस्टम इतना स्ट्रांग हो कि बहुत तेज़ हवा में उनका सिस्टम उड़े ना, स्ट्रांग और कहीं ना कहीं दूसरों को हानि ना पहुंचाए? आई थिंक इसमें मल्टीपल चीज़ें हैं। वेंडर्स को भी अपने आप को टेक्निकली केपेबल करना पड़ेगा कि वो ये काइंड ऑफ असेसमेंट करके कंज्यूमर्स को दे पाए। मेजर क्या क्या वेंडर की तरफ से क्या क्या गलतियां हो सकती है जो सो ऐसा कर बेसिकली सकती जब स्ट्रक्चर डिज़ाइन होता है, उस स्ट्रक्चर डिज़ाइन को आपको असेस करना पड़ता है एट मैक्सिमम विंड स्पीड इन दैट स्पेसिफिक विंड जोन वेयर द मॉड्यूल और द इंस्टॉलेशन इज बीइंग डन। तो वो बेसिकली अगर असेसमेंट आपने नहीं किया है तो देन देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि आपका पैनल अपलिफ्ट हो जाए एंड डिसलॉज हो जाए। There is the other aspect you need to take into account the safety factor also, and I think technical guidelines जो PM सूर्यघर की है उसमें mentioned है that the safety factor should be close to 1.5, कि आपके maximum speed के 1.5 times के basis पे आपको system design करना है, and वो designing की report consumers को देनी चाहिए। एक और बहुत important चीज़ that people usually forget is there is the possibility of deploying windshield, जो आपके जो मॉड्यूल का अपर स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर से एक विंडशील्ड ड्रॉप होनी चाहिए, विच विल इंश्योर दैट एकदम से गस्ट ऑफ विंड का इनग्रेस ना हो मॉड्यूल के नीचे, विच विल प्रोवाइड दैट अपलिफ्ट फोर्स टू डिसलॉज द मॉड्यूल। तो वो अवॉइड करने के लिए एक विंडशील्ड लगाते हैं, बट इंश्योर दैट अ स्मॉल गैप इज अवेलेबल एट द टॉप एज वेल एज द बॉटम, ताकि वो एयर कूलिंग हो सके मॉड्यूल्स की, वो स्टॉप नहीं होनी चाहिए, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। बट एक विंडशील्ड लगाते हैं दैट डेफिनेटली प्रोवाइड्स दैट सॉर्ट ऑफ इम्पैक्ट। और ऐसे सिस्टम्स को स्ट्रांग बनाने में सोलर स्ट्रक्चर्स का कितना इंपॉर्टेंस होता है? हमने देखा है कई जगह बहुत पतले पतले सोलर स्ट्रक्चर्स लगाए रहते हैं, कहीं बहुत बड़ा रहता है, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होनी चाहिए कि स्ट्रांग विथहोल्ड फाइट कर सके स्ट्रांग विंड से? आपको टेक्निकल गाइडलाइंस को फॉलो करना है। उसमें आपके पास 3 टाइप ऑफ मटेरियल है जो यूज़ कर सकते हैं। आपका एल्यूमिनियम है, देन माइल्ड स्टील है, देन स्टील है, विच इज़ ऑल ऑफ दोज दैट आर ईदर ग्रेडेड इन टर्म्स ऑफ एनोडाइजेशन हुआ है, कॉपर प्लेटिंग हुई है, सो दैट देर इज़ मिनिमम इम्पैक्ट फ्रॉम द एनवायरनमेंट, रस्टिंग नहीं हो रही है उनकी। एंड वंस यू इंस्टॉल ऑल ऑफ दोज, उनकी साइजिंग का भी आइडेंटिफिकेशन ऑलरेडी कर रखा है, वेदर यू आर गोइंग अहेड विद द बैलेस्ट इंस्टॉलेशन और यू आर गोइंग अहेड विद द स्टिल्टेड इंस्टॉलेशन, कितनी हाइट पे इंस्टॉल कर रहे हैं दैट ऑल्सो इज़ प्रॉपरली आइडेंटिफाइड, और उनकी साइजिंग भी कर रखी है, राफ्टर की क्या साइजिंग होनी चाहिए, पर्लिन की क्या साइज होनी चाहिए। तो पॉइंट इज वेंडर्स शुड एक्चुअली एंश्योर दैट दे आर properly referring to the technical guidelines, and if they refer to the technical guidelines, most of the things तो will get काफ़ी followed चीज़ें in बहुत place. टेक्निकल है। इफ एनी पर्सन, इफ फ्रॉम द कंज्यूमर पर्सपेक्टिव, व्हाट दे कैन डिमांड फ्रॉम द वेंडर्स हु इज कमिंग टू इंस्टॉल अ रूफटॉप सिस्टम, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं, गैल्वेनाइज्ड मोल्टन गैल्वेनाइज्ड आयरन की चीज़ें हैं, और मोटा स्ट्रक्चर है, छोटा स्ट्रक्चर है, स्मॉल है, कहीं कोई वेल्डिंग कर देता है, कोई बीच में स्क्रू लगा देता है। तो क्या डिमांड कर सकते हैं कंज्यूमर जो लगाने जा रहे हैं, जिनको बहुत जानकारी नहीं है, वेंडर से क्या डिमांड करें? एक तो आपका जो ये माउंटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनके आप टेस्ट स्पेसिफिकेशंस मांगिए, IS स्टैंडर्ड्स के स्पेसिफिकेशन मांगिए, IEC स्टैंडर्ड के स्पेसिफिकेशन मांगिए। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप डिप्लॉय कर रहे हैं और आपने रूफटॉप पे डिप्लॉय कर दिया आपने, और अगर आपने थ्रू होल डिप्लॉयमेंट किया है रूफ के ऊपर, तो आप कॉन्क्रिटाइजेशन इंश्योर करिए। अगर आप कॉन्क्रिटाइजेशन नहीं करेंगे तो बेसिकली सीपेज होने लग जाएगा रूफ के अंदर। सो कॉन्क्रिटाइजेशन इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट अगर आप थ्रू होल टाइप का माउंटिंग स्ट्रक्चर डिप्लॉय कर रहे हैं। वरना बैलेस्ट टाइप आता है जो बेसिकली एक कॉन्क्रीट ब्लॉक है जिसके ऊपर आपके स्ट्रक्चर्स इंस्टॉल कर देते हैं एंड पीपल डिप्लॉय इट। लेकिन यूजुअली अगर स्टिल्टेड इंस्टॉलेशन है तो उस पर बैलेस्ट नहीं, आप थ्रू होल इंस्टॉलेशन यूजुअली प्रेफर करते हैं। तो अभी ना अगर हम समझे कि कितना मजबूत और कितना लॉन्ग लाइफ होता है सोलर पैनल्स, तो कितनी लाइफ आप एक्सपेक्ट करते हैं एक सोलर पैनल से, और कितनी गारंटी वारंटी एक मॉड्यूल मैन्युफैक्चर उसमें देता है, और गारंटी वारंटी में आखिर कवर क्या होता है, और क्या ये गारंटी वारंटी कार्ड दिया जाता है कंज्यूमर को? अगर कोई आने वाले दिनों में कोई दिक्कत होता है, वो सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स को कैसे अप्रोच कर सकते हैं? देखिए, एज ए पैनल मैन्युफैक्चरर MNRE की भी ये गाइडलाइन है कि हर पैनल के अंदर यूनिक सीरियल नंबर और RFID टैग होता है। ओके। तो RFID टैग अगर स्कैनर लिया जाए तो RFID टैग स्कैनर से अगर एक रिस्पॉन्सिबल मैन्युफैक्चरर है तो वो RFID टैग को जेन्युइनली उसको प्रॉपरली उसमें राइटिंग करेगा कि इसमें किस डेट का कौन सा पैनल है और ये कब बना है, और इसकी एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इसमें क्या वोटेज क्या स्पेसिफिकेशंस थी। ओके।
I'm talking about responsible manufacturers. I'm not talking about all the manufacturers that do it, but good brands, responsible manufacturers, they do it. This is what differentiates a good manufacturer and the भीड़ वाले manufacturers. तो अब इसमें जो वारंटी वाली बात है, पैनल के ऊपर वारंटी बहुत है, यहीं पे ट्रस्ट डेवलप होता है. द मोमेंट यू बाय अ पैनल, आपकी मैन्युफैक्चरर से 25 से 30 साल की शादी हो जाती है, एंड यू आर बाइंड विद देम. जो प्रोडक्ट की वर्कमैनशिप वारंटी है, दैट इज यूजुअली 10 years वारंटी. इसमें क्या कवर होता है? इसमें एनी वर्कमैनशिप डिफेक्ट, एनी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स, और 10 years की ही लाइफ होती है फॉर द एफिशिएंसी ऑफ द पैनल फॉर अबाउट 90%. कि अगर सपोज 100 watt का पैनल है तो 90 watt आपका 10 साल तक जनरेट करेगा ही करेगा. अगर नहीं कर रहा तो दैट मीन्स देयर इज अ सीरियस प्रॉब्लम. वो प्रॉब्लम फिर आइडेंटिफाइड होती है. और 25 years की जो वारंटी होती है वो होती है फॉर 80% ऑफ एफिशिएंसी. ओके. तो ये सब कुछ पैरामीटर्स तो कहीं ना कहीं मॉडल मैन्युफैक्चर इफिशिएंसी की गारंटी देता है कि इतने साल तक इतना इफिशिएंट तो काम करेगा ही करेगा. दैट दे इंश्योर. बीच में अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है, अगर सपोज 2-3 साल के बाद कुछ ब्रेक हो जाता है, अगर सपोज हिल स्टॉर्म के कारण ब्रेक हुआ, तो क्या किया जा सकता है? ब्रेकेज इसमें कंसिडर नहीं होता, क्योंकि ब्रेकेज कभी भी मैन्युफैक्चरर स्कोप में नहीं होता. ओके. हिल स्टॉर्म में क्या होता है, ग्लास ब्रेक हो जाता है. तो वो अनफॉर्चुनेटली मॉडल मैन्युफैक्चरर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता. वो एक इंस्टॉलर को देखना चाहिए या कंज्यूमर को देखना चाहिए कि कैसे इसकी प्रोटेक्शन करी जाए. इसके भी बहुत प्रोटेक्शन के तरीके आते हैं. कई हमें कंप्लेंट्स आई हैं कि हमारे मंकीज़ ने आके पैनल्स तोड़ दिए, सब कुछ आके तोड़ दिया. तो उसके लिए प्रॉपर फेंसिंग होती है, सब कुछ अरेंजमेंट्स होते हैं. तो वो सब कुछ वही इंस्टॉलर का काम है. इट्स नॉट अ रेट्रोफिट सॉल्यूशन, एज आई मेंशन इन द अर्लियर इन द डिस्कशन, दैट इट्स अ कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन. आज आपकी छत यूपी में है तो उसका सॉल्यूशन अलग है. आज आपकी टेरेस हिमाचल में है तो उसका सॉल्यूशन अलग है. हिमाचल में अलग चैलेंजेस होते हैं, पंजाब में, उत्तराखंड में, कहीं भी जाएँ उसमें अलग चैलेंजेस हैं. तो every rooftop demands a customized solution for that particular consumer. अच्छा, एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा कि सपोज किसी मंकी ने चढ़ के तोड़ दिया कुछ फोर्स लगा के, या कोई सोलर पैनल पे वॉक कर गया और उसके कारण टूट गया, या सपोज वो कोई बर्फीली जगह में बर्फ़ बहुत ज़्यादा जम गई, उसको निकालने में ग्लास टूट गया सोलर पैनल का, तो ये वारंटी में कवर नहीं होता? ये वारंटी में कवर नहीं होता अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज दिस यू हैव प्रोवाइडेड डैमेज टू द. उस केस में क्या कर सकते हैं, हम इंश्योरेंस ले सकते हैं. एंड कस्टमर को हम गाइड करते हैं कि आप इंश्योरेंस दे सकते हो अपने प्लांट की. बिकॉज आजकल तो हमारी जैसे कार्स भी इंश्योर्ड होती हैं, हमारे कोई भी गैजेट्स इंश्योर्ड होते हैं, हमारे घर में फ्रिज वगैरह तक हम इंश्योरेंस दे रहे हैं आजकल. तो रूफटॉप सोलर का भी रूफटॉप में पैनल्स का आप इंश्योरेंस ले सकते हैं. क्या ये पॉपुलर, बहुत सारे लोग लेते हैं या बहुत मिनिमल अभी है? अभी तो इतना वाइड स्प्रेड अवेयरनेस या इंश्योरेंस स्कीम्स भी नहीं आई हैं, तो इतनी नॉलेज अभी नहीं है. बट येस, पीपल आर टेकिंग इंश्योरेंस. जो बड़े प्लांट्स हैं उसमें इंश्योरेंस हो रही है. क्या एक कंज्यूमर चेक कर सकता है उसको देख के, क्या मेरे में सही पार्ट्स लगाए गए हैं, क्या ये सही सोलर पैनल है, कोई डिफेक्ट नहीं है, क्या चेक किया जा सकता है फ्रॉम द कंज्यूमर पॉइंट? देखिए, यू हैव टू बी वेरी वेरी अवेयर अबाउट सोलर पैनल टू हेल्प यू डिफरेंशिएट फ्रॉम अ गुड पैनल टू अ बैड पैनल. आजकल क्या हो गया है कि फुली ऑटोमेटिक मैन्युफैक्चरिंग लाइन्स आ गई हैं, रोबोटिक लाइन्स हैं, AI ऑपरेटेड लाइन्स हैं. तो उसमें आपकी कई लेवल पे क्वालिटी चेक्स होते हैं. जैसे इलेक्ट्रोल्यूमिनेंस सेंसर, उसमें तो आपका अगर सेल परफॉर्म नहीं कर रहा तो ब्लैक स्पॉट वहीं दिखा देगा और आपको सेल को रिमूव करना पड़ता है, नया सेल लगाना पड़ता है. ये आपके फैक्ट्री में आप चेक करते हैं? वी इंश्योर वी आर परफॉर्मिंग 8 steps क्वालिटी प्रोसेस फॉर मेकिंग अ सिंगल पैनल थ्रू आउट द प्रोसेस. तो एफिशिएंसी कहीं ना कहीं टेस्ट करने के बाद ही आप डिस्पैच करते हैं? उसके बाद ही डिस्पैच होता है. वंस वो आजकल इतना रोबोटिक हो गया है, इतना सब कुछ मशीन्स AI ऑपरेटेड हो गई हैं कि वो खुद बता देती हैं ये पैनल गुड टू गो है या रीवर्क के लिए जाएगा या रीप्रोसेस होंगी इसकी. तो वो NG और गुड वो अपने आप बताते हैं, नॉट गुड. वो कंप्यूटर स्क्रीन में लिखा जाता है. अब रही बात आपका गुड पैनल वर्सेस बैड पैनल की, थोड़े बहुत क्राइटेरिया हैं जिसमें हम देख सकते हैं. एक तो फ्रेम की थिकनेस. अब कई पैनल्स में क्या होता है, जहाँ मैनुअल लाइन होती है वहाँ फ्रेम और ग्लास के बीच में काफ़ी जो फ्रेम ग्लास से जो स्टिक होता है वो प्रॉपर नहीं हो पाता. फ्रेम और ग्लास के बीच में सीलेंट गैप होता है या वो लूज होता है. कई पैनल्स लोग पकड़ते हैं, फ्रेम हाथ में आ जाता है, ग्लास नीचे रह जाता है, क्योंकि उसमें प्रॉपर सीलेंट लग के ऑटोमेटिक लाइन में वो उसकी फ्रेमिंग नहीं हुई. या उसकी वो क्या कहते हैं, जब कूलिंग पॉइंट में आता है, कंड्यूरिंग पॉइंट में आता है, वो नहीं हुआ. तो वो प्रोसेस में होता है. कई जगह फ्रेम की थिकनेस बहुत मैटर करती है. फ्रेम की थिकनेस प्रॉपर नहीं है, एज पर स्टैंडर्ड्स नहीं है.
आज मैंने आपसे ऑर्डर ले लिया, बाद में मैं अपनी मटेरियल में कहीं ना कहीं कटौती करूंगा, अगर करता हूँ तो वही मैन्युफैक्चरर लो प्राइस में पहले ऑर्डर उठाएगा, बाद में कटौती करने की कोशिश करता है, तो वो अपने रॉ मटेरियल में ही करेगा। आपकी बैक शीट की प्लेन थिकनेस प्रॉपर है, आपकी बैक शीट प्रॉपर प्लेन है कि नहीं है, आप उसमें हाथ रख के देख सकते हैं। आपकी फ्रेम की थिकनेस हो गई। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है आपकी सेल की सोल्डरिंग। सेल की सोल्डरिंग, कहीं पे लूज सोल्डरिंग होती है, कहीं पे सोल्डरिंग टूटी हुई भी होती है, जो आपकी सेल टू सेल सोल्डरिंग होती है। जैसे अगर ऑटोमेटिक लाइन में प्रॉपर स्ट्रिंगर अच्छा, अगर एक फुल्ली ऑटोमेटेड लाइन में अगर आपका स्ट्रिंगर पूरा ऑटोमेटेड है तो उसमें स्ट्रिंगिंग प्रॉपर होगी। कई जगह इसको सेमी ऑटोमेटिक लाइन में काम करते हैं तो वहाँ पे स्ट्रिंगिंग सेल्स की प्रॉपर कहीं ना नहीं कहीं होती। सीधी लाइन की जगह हम देखते हैं टेढ़ा लाइन है या अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं है, कहीं पे ऑटो बजिंग नहीं है, कहीं मैन्युफैक्चरर्स के पास ऑटो बजिंग नहीं है, तो आप देखेंगे सेल की जो स्ट्रिंग बनी हुई है, दूसरी स्ट्रिंग एक स्ट्रिंग में थोड़ा सा गैप आ जाता है। वहीं पे आप डिफरेंस पता लग जाता है ये ऑटोमेटिक लाइन का प्रोडक्ट है या मैनुअल लाइन का प्रोडक्ट है। ओके, चलिए जयदीप, लास्ट क्वेश्चन। इफ आई मे ऐड वन मोर थिंग, एक तो मैन्युफैक्चर कंज्यूमर्स के लिए कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट को कैसे देखें, राइट, आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो जब उनके रूफटॉप डिप्लॉय हो रहा है तो मॉड्यूल्स पे अगर स्क्रैचेस हैं तो इंश्योर करिए वेंडर से नया पैनल लेके आएँ, क्योंकि स्क्रैचेस वाला मॉड्यूल विल लीड टू डिग्रेडेशन गोइंग फॉरवर्ड। तो अगर आप अभी गो हेड करके डिप्लॉय कर लेंगे तो आई थिंक दैट विल लीड टू रिड्यूस जनरेशन। दूसरा, कई बार क्या होता है, व्हेन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस टेक्स प्लेस देयर इज सम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इनग्रेस, तो आपको बबल्स दिखेंगे मॉड्यूल के ऊपर। अगर वो बबल्स दिख रहे हैं, दैट इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, दैट हैज़ टू बी चेंज्ड। अगर आपने येलोइश कलर देखा अपने मॉड्यूल के ऊपर, दैट मीन्स आपका जो ये एनकैप्सुलेंट है वो यूवी रेज की वजह से डिग्रेड हो गया है। तो दैट मीन्स दैट्स अ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट दैट इज रिक्वायर्ड टू बी चेंज्ड। सो आई थिंक फॉर कंज्यूमर्स ऑल्सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि क्या मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है एंड वॉट कैन बी कवर्ड इन दी वारंटी, वॉट कैन नॉट बी कवर्ड इन दी वारंटी इज ऑल्सो समथिंग दैट दे शुड बी अवेयर ऑफ, विच आई थिंक यूजुअली इज नॉट प्रोवाइडेड देम द राइट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन। जो एक और चीज़ अपन डिस्कस कर रहे थे रिगार्डिंग दी हेल स्टॉर्म्स, राइट, वहाँ पर आता है कि हम आज के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको कैसे ऑप्टिमाइज़ करें। करंट स्टैंडर्ड्स जो IEC 61215 है फॉर क्रिस्टलाइन मॉड्यूल्स, दैट बेसिकली टॉक्स अबाउट 25 mm का हेल स्टॉर्म। आजकल आप देखोगे गुड़गांव, जयपुर, इन एरियाज़ में 75 mm का हेल स्टॉर्म आने लगा है। सो पॉइंट इज now the modules need to be tested on 75 mm के hail storms. मैकेनिकल लोड टेस्ट, फ्रीजर आइस बॉल्स के बेस ऊपर टेस्ट करना है, हायर वेलोसिटी पे टेस्ट करना है। तो ये IEC स्टैंडर्ड्स खुद को अपग्रेड करने पड़ेंगे सो दैट ऐसे मॉड्यूल्स आए मार्केट में जो बेसिकली कुछ क्लाइमेट इम्पैक्ट को एब्जॉर्ब कर सके। हमेशा 100% नहीं होगा बट कुछ तो एड्रेस होगा। बाकी 100% करने के लिए सोलर रूफटॉप इज़ नॉट द राइट सोल्यूशन, बट आप यूटिलिटी स्केल में स्टोर कर सकते हैं पैनल को ताकि आपका इम्पैक्ट कम रहे। Thank you, Jaydeep, and thank you, Abhinav, for participating in this interesting conversation around rooftop solar. So, if you want to know more about solar energy or related topics, so do watch our podcast and subscribe to our channel. Thanks for watching.